सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, परम श्रद्धे मेरे जितने भी बंधु मित्रगण और सभी साथियों का मैं इस मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हमेशा आपकी खुशी और हमेशा आपकी श्रेष्ठता के लिए परमपिता परमेश्वर और माँ श्वेतांबरी से प्रार्थना करता हूँ। प्रिय छात्रों, हम पूर्व टॉपिक में या जो पूर्व बातें हम जो पढ़ रहे थे उस बिंदु में राज्य कार्यपालिका के बारे में हमारा अध्ययन चल रहा था। आज उसी राज्य कार्यपालिका में जो हम मुख्यमंत्री के बारे में जो बातें हम पढ़ रहे थे, कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी, तो उन चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। बड़े ध्यान से आप देखिएगा और वो देखिएगा। हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि मुख्यमंत्री और एक चीज़ यहाँ पर आपकी थी मंत्री परिषद। प्रिय छात्रों, एक चीज यहाँ पर और हम बताएं कि भारतीय संविधान के मुताबिक 163 के अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। कुछ राज्यों में विधान परिषद का भी प्रावधान है। विधानसभा और विधान परिषद को सामूहिक रूप से विधान मंडल कहते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 168 में किया गया है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत 163 में मुख्यमंत्री पद का सृजन है और मंत्री परिषद का है। 164 के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो राज्यपाल होता है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री को और मंत्री परिषद को उनके पद की, गोपनीयता की और ईश्वर के नाम की उसको शपथ दिलाएगा। इस शपथ का जो उल्लेख किया गया है वो अनुसूची नंबर 3 में किया गया। ये जो शपथ है उस शपथ का उल्लेख 164 में भी है, लेकिन ये शपथ किसके आधार पर दिलाई जाएगी? अनुसूची नंबर 3 जो है उस अनुसूची नंबर 3 के आधार पर यह शपथ उन्हें दिलाई जाएगी। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के साथ साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है और मंत्री परिषद। मैंने पूर्ववर्ती वीडियो में आपको ये चीज बता दी थी। ये जो एक तो मैंने प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो आर्टिकल 74 और 75 है, पूर्व के वीडियो में आप पढ़ेंगे तो वहां पर यह चीज मैंने दे दी थी कि मंत्री परिषद में 4 तरीके के मंत्री होते हैं। एक मंत्री जो होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरा जो होता है राज्य मंत्री, तीसरा जो मंत्री होता है उपमंत्री और चौथा जो होता है संसदीय सचिव। सभी की डिटेल मुझे मेरी आपको बताई हुई है। कैबिनेट मंत्री जो आपका है प्रथम स्तर का दर्जे का मंत्री होता है। सीएम प्लस कैबिनेट जो है उस कैबिनेट मंत्री परिषद जो होती है उसका एक सामूहिक नाम आपको है और उस शब्द का नाम क्या? मंत्रिमंडल। क्या नाम है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो हुआ है इसको परिभाषित किया गया है और प्रयोग किया गया वो कितने में है? 352 में। अगर सीएम और 5 या 7 जो कैबिनेट हैं उनको अगर एक साथ अगर आप लिख सकते हो तो उसे आप क्या कर सकते हो? किचन कैबिनेट। उसको आप एक सामूहिक शब्द के रूप में लिखते हो तो उसको आप क्या लिख सकते हो? किचन कैबिनेट के रूप में भी लिख सकते हो। इस मंत्रिमंडल के सहयोग के लिए या सभी कार्यों की, विभागों की सही कार्यशैली के संचालन के लिए यहाँ पर राज्य मंत्री होते हैं, लेकिन कुछ राज्य मंत्रियों के पास क्या होता है? स्वतंत्र प्रभार होता है या स्वतंत्र प्रभार का उसका कार्य होता है। कुछ उपमंत्री होते हैं, ये इनके सहयोग के लिए होते हैं और संसदीय सचिवों की नियुक्ति का प्रावधान 1967 में था। फिर पहली बार संसदीय नियुक्ति की गई थी सचिवों की 1987 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? राजीव गांधी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। इन संसदीय सचिवों की नियुक्ति केंद्र में कौन करता है? केंद्र में नियुक्ति इनकी करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ये त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देते हैं, लेकिन राज्य में इनकी नियुक्ति कौन करता है? सीएम करता है। और राज्य में त्यागपत्र भी किसको देते हैं? सीएम को। वही नियम है इस मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 91वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन है और उस 91वें संविधान संशोधन के मुताबिक
यानी इनकी 15% से अधिक की सदस्य संख्या नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी बात ये भी यहाँ पर लिखी हुई है, अगर 15% का कोटा कम संख्या की ओर बढ़ रहा है तो इसमें 12 से कम सदस्य संख्या नहीं हो सकती। जैसे सिक्किम की विधानसभा की सदस्य संख्या 32 है, उसके बाद में आपकी विधानसभा की कुछ राज्यों की संख्या 60 भी है, लेकिन 40 मिजोरम की भी है, 40 गोवा की भी है और 70 आपकी दिल्ली की भी है। तो वहाँ पर दायरा आपका कितना होगा, 12% होगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। भारत के संवैधानिक प्रमुख, राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल 174, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया 174 के आर्टिकल में विधानसभा को बुलाता है, सत्र की घोषणा करता है, अभिभाषण का उल्लेख है। और 174 में भाग 2 में ये लिखा हुआ है कि विधानसभा जो है उसको भंग किया जा सकता है। अभी अशोक गहलोत साहब और पायलट के बीच में जब द्वंद्व हुआ, गहलोत साहब मिले और राज्यपाल से कहा कि आप सत्र बुलाइए, तो राज्यपाल जो सत्र की घोषणा करता, अखबार में भी आपने पढ़ा था, वो सत्र बुलाने का अधिकार उसके पास 174 में है। 74 भाग फर्स्ट के अंतर्गत सत्र बुलाने की सीमाएं, सत्र की बातें लिखी हुई है। और 174 भाग 2 के अंतर्गत वो क्या करता है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी उसके पास होता है। तो राज्य के अंतर्गत सीएम के पास वही अधिकार है जो केंद्र में किसके पास अधिकार है, प्रधानमंत्री के पास जो केंद्र में शक्तियां हैं, वही राज्य के अंतर्गत शक्तियां किसके पास है, वही शक्तियां मुख्यमंत्री के पास है, जो वहां पर प्रधानमंत्री के पास है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के परिप्रेक्ष्य में एक बात पढ़ी जाए तो अति महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य हुआ आता है। राजस्थान के प्रथम सीएम कौन रहे थे, हीरालाल शास्त्री। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 ईस्वी को यानी क्या बने थे, प्रथम मनोनीत सीएम बने थे। तो इसमें आप क्या करोगे, मनोनीत सीएम बने। और पहले मनोनीत सीएम कौन बने, हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च को किसका गठन हुआ था, तो 30 मार्च को जब गठन हुआ था तो यहाँ पर वृहत राजस्थान में इसका विलय हुआ था, वृहत राजस्थान के रूप में इसका विलय हुआ था। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया था, राजस्थान दिवस के रूप में इसका उद्घोषणा हुई थी। हीरालाल शास्त्री ने 1927 के मंत्र क्या किया था, जीवन कुटीर नाम की संस्था चलाई थी। क्या चलाई थी, जीवन कुटीर। और यही संस्था आगे चल के क्या बन गई, वनस्थली विद्यापीठ। ये एक बार पुलिस में आया था कि वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है, टोंक में है। तो यानी विद्यापीठ कहाँ पर है भाई, निवाई टोंक में है, निवाई टोंक में। और ये वनस्थली विद्यापीठ 1987 में डिम्ड यूनिवर्सिटी बनी थी। 1987 के अंतर्गत ये क्या बनी थी, डिम्ड विश्वविद्यालय था। डिम्ड विश्वविद्यालय क्या था या विश्वविद्यालय का नाम क्या था, तो डिम्ड विश्वविद्यालय होता है जो सीधा किसके अधीन होता है, सीधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में होता है, सीधा केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है, उसको डिम्ड विश्वविद्यालय कहते हैं। राजस्थान का दूसरा श्रेष्ठ डिम्ड विश्वविद्यालय था जो 1971 में स्थापित हुआ था, जैन भारती डिम्ड विश्वविद्यालय, जैन भारती डिम्ड विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय आपका कहाँ स्थापित हुआ था, ये नागनूर में था। इनकी पत्नी थी, हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी, जिसका नाम क्या था, रत्ना शास्त्री। क्या नाम था इसका, रत्ना शास्त्री, जो बालिका शिक्षा के कारण 1955 ईस्वी में पद्मश्री से क्या हुई थी, सम्मानित हुई थी। इस रत्ना शास्त्री के कहने पर इस वनस्थली विद्यापीठ को बालिका विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ये राजस्थान के पहले जो हीरालाल शास्त्री जो थे वो पहले मनोनीत सीएम थे। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ से था, तो यानी जोबनेर, जयपुर से इनका संबंध था। और जोबनेर के अंतर्गत राजस्थान का तीसरा कृषि विश्वविद्यालय है, जिसको आप क्या कहते हैं, नरेंद्र कृषि कर्मण विश्वविद्यालय। वहाँ किस विश्वविद्यालय को के रूप में इसको कहते हैं, नरेंद्र कृषि कर्मण विश्वविद्यालय
तो आप कहोगे कृषि के रूप में आपका नाम आएगा नरेंद्र कृषि कर्मण विश्वविद्यालय, जो जोगनेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। 2 कृषि विश्वविद्यालय, जिसमें एक है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो बीकानेर का बहुत प्रसिद्ध है, और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर का प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत जो प्रतापगढ़ जिले सहित 12 उसके अधीन है, और 21 जो है वो यानी कि केशवानंद के अधीन आते हैं। और तीसरा कृषि विश्वविद्यालय हमारा है नरेंद्र कृषि कर्मण पुरस्कार। अगर ये कृषि कर्मण है तो ये कृषि के क्षेत्र का पुरस्कार ही है। ये क्या चीज है? ये पुरस्कार भी है, कृषि कर्मण पुरस्कार, जो यानी कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार में भी इसका नाम आता है। तो ये पहले सीएम बने थे जिसका नाम क्या था? श्रीमान जो हीरालाल जी शास्त्री जो है वो हीरालाल जी शास्त्री इसके पहले सीएम थे। दूसरे सीएम CS वेंकटाचार्य थे। दूसरे सीएम कौन थे? CS वेंकटाचार्य थे। राजस्थान के प्रथम सीएम थे जो IAS अधिकारी थे। राजस्थान के प्रथम सीएम जो IAS अधिकारी थे, जो क्या थे? IAS अधिकारी थे। IAS अधिकारी के रूप में थे, एक प्रतिष्ठित अधिकारी थे, और इसे CS वेंकटाचार्य के नाम से इसको जाना जाता है। ये दूसरे प्रतिष्ठित सीएम थे जो केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए। तीसरी यहाँ पर जयनारायण व्यास तीसरे सीएम के रूप में कौन आए थे? जयनारायण व्यास आए थे। जयनारायण व्यास का संबंध कहाँ से था? जोधपुर से था। और जयनारायण व्यास जो है वो कहाँ से चुनाव लड़के आए थे? किशनगढ़ से। कहाँ से चुनाव लड़के आए थे? जो आपका किशनगढ़ क्षेत्र जो आपका है, उस किशनगढ़ क्षेत्र से ये चुनाव लड़के आए थे, लोकप्रिय नेता थे। तो जयनारायण व्यास को क्या कहा जाता है? शेर ए राजस्थान। क्या कहा जाता है? शेर ए राजस्थान। इस जयनारायण व्यास को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहाँ नजरबंद करके रखा था? शिवाड़ा किले के अंतर्गत इसको क्या रखा था? नजरबंद करके रखा था। जयनारायण व्यास जो है वो राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सीएम रहे। इसे आप मनोनीत व निर्वाचित दोनों में आप इसको लिख सकते हो। तो यानी कि ये पहले सीएम रहे जो मनोनीत सीएम भी रहे और निर्वाचित सीएम भी रहे। कौन रहे? जयनारायण व्यास जो है वो मनोनीत सीएम भी है और निर्वाचित सीएम के रूप में भी कार्यरत कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए श्री टीकाराम पालीवाल। तीसरे नंबर पर कौन आता है? श्रीमान टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित सीएम के रूप में आसीन हुए थे। 1952 में जब सरकार बनी थी तो टीकाराम पालीवाल जो है वो निर्वाचित सीएम थे। कहाँ से थे? दौसा से। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम थे, इससे पहले मनोनीत थे। और जब चुनाव हुए थे तो टीकाराम पालीवाल थे। और टीकाराम पालीवाल का संबंध कहाँ से था? दौसा क्षेत्र से था, जहाँ से टीकाराम पालीवाल जो है वो निर्वाचित सदस्य बनकर आए थे। उसके बाद में निर्वाचित सदस्य दोबारा सीएम बने थे जिसका नाम था जयनारायण व्यास, क्योंकि पहले तो उनको जो बनाया गया था वो तब तो वो मनोनीत थे। फिर टीकाराम पालीवाल के बाद आए जयनारायण व्यास जो आए, और ये चुनाव कहाँ से लड़के आए थे? किशनगढ़ से। ये राजस्थान की विधानसभा में दूसरे निर्वाचित सीएम थे। इसकी डिटेल मैंने अभी पूर्ववर्ती समय में आपको बताई है। तो किशनगढ़ क्षेत्र के से ये निर्वाचित होकर आए थे और उसका नाम क्या था? जयनारायण व्यास के रूप में। इसके बाद यानी मोहनलाल सुखाड़िया है। श्री मोहनलाल सुखाड़िया और मोहनलाल सुखाड़िया वो लगातार 4 बार सीएम बने। लगातार 4 बार सीएम बने। एक बात याद है, मोहनलाल सुखाड़िया का संबंध कहाँ से है? उदयपुर से। लेकिन इनका निर्वाचन क्षेत्र अलग है। भाई ये बड़ी गजब की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो उदयपुर क्षेत्र से है, लेकिन इनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? झालरापाटन है। और झालावाड़ जो पूर्व सीएम जो वसुंधरा राजे जी हैं वहां से ये चुनाव इन्होंने लड़ा था, झालरापाटन क्षेत्र से। और 17 वर्ष तक सीएम रहे थे। कितने वर्ष तक? 17 वर्ष तक सीएम रहे। अभी पिछले साल से
जो सेकंड ग्रेड एग्जाम के जो अभी रिजल्ट आए उनमें एक प्रश्न पूछा गया था कि सर्वाधिक सीएमओ के कार्यकाल को घटते क्रम में सही क्रम में लिखिए। मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष तक रहे थे, उसके बाद में भैरू सिंह शेखावत लगभग 12 या 13 वर्ष रहे थे, उसके बाद गहलोत थे क्योंकि उस समय वसुंधरा थी वो तो कार्यरत थी तो 10 साल पूरे नहीं हुए थे। अब अगर गहलोत ने पूरा कार्यकाल कर दिया तो पहले नंबर पर ये होंगे, दूसरे पर गहलोत होंगे और तीसरे के ऊपर कौन चले जाएंगे? भैरू सिंह जी जो शेखावत है वो चले जाएंगे। मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में प्रथम बार आपातकाल लागू हुआ। प्रथम बार क्या लागू हुआ था? आपातकाल। मोहनलाल सुखाड़िया जी के काल में प्रथम बार देश में क्या लागू हुआ? आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल में कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया गया था? 356 के आर्टिकल का प्रयोग किया गया था पहली बार। और जिस समय मोहनलाल जी सुखाड़िया ने आपातकाल की घोषणा की थी उस समय यहाँ के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। यहाँ के राज्यपाल कौन थे भाई? संपूर्णानंद यहाँ के क्या थे? राज्यपाल थे। तो संपूर्णानंद नाम के व्यक्ति थे वो राज्यपाल के रूप में यहाँ पर पद पर क्या थे? आसीन। दूसरी बात, मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में जो राजस्थान के जो सीएम बने थे वो कौन बने? बख्तुल्ला खान जो सीएम बने थे, जो पहले अल्पसंख्यक सीएम थे। तो यानी कि यहाँ पर जो आएगा बख्तुल्ला खान, ये प्रथम अल्पसंख्यक सीएम। यानी सीएम कौन है? बख्तुल्ला खान जो प्रथम सीएम है आपके पहले रूप से जो यहाँ पर आसीन हुए। ये अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री के रूप में जिसकी कार्यकाल के दौरान 11 अक्टूबर 1973 को क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो बख्तुल्ला खान पहले अल्पसंख्यक सीएम थे। 11 अक्टूबर 1973 को कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। यानी पद पर रहते हुए पहले सीएम है जिनकी मौत हुई थी बख्तुल्ला खान। बहुत बार ऐसे प्रश्न आ भी जाते हैं, जैसे पहले पूछा हुआ है राष्ट्रपति राज्यपाल की पद पर रहते हुए मौत हुई थी। तो 11 अक्टूबर 1973 को कार्यकाल के दौरान जिस समय भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ, क्योंकि इसका उल्लेख इसलिए करना जरूरी है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान से। तो भारत पाक युद्ध के दौरान क्या थे? सीएम। तो बख्तुल्ला खान प्रथम अल्पसंख्यक सीएम थे। 11 अक्टूबर 1973 को कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। भारत पाक युद्ध के दौरान उस समय क्या थे? सीएम के रूप में थे। उसके बाद में हरदेव जोशी जिसका निर्वाचन क्षेत्र जो था वो बांसवाड़ा क्षेत्र था। तो अगले सीएम जो आपके हैं वो कौन है? हरदेव जोशी है। हरदेव जोशी के समय दूसरी बार राजस्थान में 1977 में आपातकाल लगा था। तो दूसरी बार राजस्थान में 1977 में क्या लगा? आपातकाल लगा था। और उस आपातकाल में यहाँ के राज्यपाल रघुवर तिलक और उस समय हरदेव जोशी जी की सरकार थी, उसको गिराया गया था। और जिसके कारण यहाँ पर जो था दूसरी बार आपातकालीन क्षेत्र यहाँ से लागू हुआ। दूसरी बार कार्यकाल के बाद जो दूसरा कार्यकाल आता है भैरू सिंह शेखावत, खातरियावास सीकर जो हैं, तो आपके अगले जो आपके आएंगे वो कौन आएंगे? भैरू सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम बने थे। और दो बार जो आगामी 1982 और 1992 दो बार जो आपातकालीन स्थिति आपकी आई है, ये दोनों आपातकालीन स्थितियां किसके समय आई हैं? वो भैरू सिंह शेखावत के काल में आई। एम चन्ना रेड्डी जो हैं वो तो थे 92 में। एम चन्ना रेड्डी जो हैं वो एम चंदा रेड्डी जो हैं वो तो थे राज्यपाल का 92 में। और 82 में राज्यपाल कौन थे? तो उस समय ओम प्रकाश मेहरा जो हैं वो ओम प्रकाश मेहरा क्या थे? उस समय आपके राज्यपाल के पद पर आसीन थे।
जगन्नाथ पहाड़िया जो है पहले अनुसूचित जनजाति के सीएम थे। जगन्नाथ पहाड़िया अनुसूचित जनजाति सीएम थे। उसके बाद हीरालाल देवीपुरा है। हीरालाल देवीपुरा है और हीरालाल देवीपुरा है, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। राजस्थान में बतौर सीएम, राजस्थान में बतौर सीएम सबसे छोटा कार्यकाल, तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? हीरालाल देवीपुरा का रहा है, जो मात्र कितने दिन का रहा है? 16 दिन का कार्यकाल यहाँ पर रहा है। ये बात भी आपको याद यहाँ पर रखनी पड़ेगी कि इनका कार्यकाल जो मात्र रहा है वो कितना रहा है? वो 16 दिन का रहा है। उसके बाद यानी यहाँ पर शिवचरण सिंह माथुर है जो सीएम बने, लेकिन उसका कोई विशेष इनके अंतर्गत योगदान नहीं होता है। तो शिवचरण माथुर भी है, जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवीपुरा, हरदेव जोशी, ये जो सीएम आपके प्रतिष्ठित रहे। उसके बाद में फिर भैरव सिंह जी बने, लेकिन उसके बाद में बने श्रीमान अशोक गहलोत बने जोधपुर क्षेत्र से। अशोक गहलोत रहे 1998 से लेकर 2003 तक रहे। उसके बाद यानी बन गई वसुंधरा राजे सिंधिया बनी, राजस्थान की प्रथम महिला सीएम बनी, राजस्थान की प्रथम महिला सीएम बनी थी। अगर आपको ये पूछ लिया जाए भारतवर्ष में किसी राज्य की, भारतवर्ष में किसी राज्य की प्रथम महिला सीएम बनी तो वो यूपी से बनी थी, बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल जो है वो पहली सीएम बनी थी जो यूपी से थी। उसके बाद में फिर अशोक गहलोत आ गए, अशोक गहलोत साहब आ गए और फिर को दोबारा कौन आ गई? वसुंधरा आ गई और अभी फिलहाल फिर कौन आ गया? यानी गहलोत साहब आ गए। ये क्रम तो इनका पिछले कई दिनों से क्रम चल रहा है। अगर पिछले 20 साल की बात की जाए तो उनका तो अब 22 साल का कार्यकाल हो गया, जिसमें यही दोनों सीएम बदल बदल के आ रहे। पहले 1998 से 2003 में रहे, फिर ये 2003 से लेकर 8 तक रही, फिर गहलोत 2008 से लेकर 2013 तक रहे, फिर ये 2013 से लेकर 18 तक रही और फिर वो अभी वर्तमान समय में कार्यकाल पर एक बार पुनः जो है वो चल पड़े। कौन? आपके जो गहलोत साहब हैं या ये जो सीएम है वो बन चुके हैं। लेकिन एक बात आपसे पूछी जाती है कि अगर आपको क्रम रूप से पूछा जाए तो जैसे 4 बार सीएम बने थे वो मोहनलाल सुखाड़िया बने थे, लेकिन बात की जाए तो हीरालाल देवीपुरा जो है, हीरालाल देवीपुरा सबसे कम कार्यकाल है। हरदेव जोशी जो है वो 3 बार सीएम बन चुके थे। जोशी कितने बार? 3 बार। दो चीज और इसके ऊपर यहाँ पर अति महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आती है कि हरदेव जोशी जो है ये 3 बार है, शिवचरण माथुर 2 बार है। क्रम देखो इनका, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार है, हरदेव जो भैरू सिंह शेखावत 3 बार है, हरदेव जोशी 3 बार है, शिवचरण माथुर 2 बार है, गहलोत 2 बार है। उसके बाद तीसरा उसका चल रहा है वसुंधरा 2 बार है। ये क्रम है इनका। अब आप ये कहोगे सर इसने हरदेव जोशी ने पूरा कार्यकाल नहीं किया तो भैरू सिंह जी ने भी एक कार्यकाल के अलावा तो पूरा कार्यकाल उन्होंने नहीं किया। एक और गजब की बात यहाँ पर अति महत्वपूर्ण आती है कि भारत में आधुनिक समय की जो संभागीय व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसको था? तो भारत में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, आरएस में आया हुआ प्रश्न है, व्यवस्था लागू की थी मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने की थी भाई? मोहनलाल जी सुखाड़िया जो है उन्होंने लागू की। कब लागू की थी? 1962 में खत्म की थी, सॉरी लागू नहीं हुई, खत्म की थी। वो खत्म किसने की? मोहनलाल सुखाड़िया। और लागू दोबारा करने का श्रेय किसको है? तो 26 जनवरी 1987 ईस्वी को 86 में घोषणा हुई थी और यह हरदेव जोशी, हरदेव जोशी थे, उसने पूर्ण रूप से इसे क्या किया था? लागू किया था। तो ये राजस्थान के सीएमओ के बारे में जो विशेष प्रावधान जो थे, इनमें कई तरीके के प्रश्न आपसे पूछे
किचन कैबिनेट, 174 का अनुच्छेद, ये सारी चीजें आपको राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत एक सीएम विशेष जो प्रश्न आपके हैं उस सीएम विशेष से आपसे प्रश्न ये पूछे जाएंगे। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, मंत्री परिषद, किचन कैबिनेट, ये सारी चीजें हैं वो बनाई जाती है। एक और संदर्भ हमारा आया था वसुंधरा जी ने, छाया कैबिनेट। वैसे तो ये छाया कैबिनेट जो है ये मैंने आपको जब प्रधानमंत्री और वो व्यवस्थाएं पढ़ाई थी तो बता दिया। छाया कैबिनेट का क्या मतलब होता है कि जो विपक्ष होता है, जैसे मान लो बराबर का सा बहुमत होता है तो विपक्ष क्या होता है उसमें इससे छाया जो मंत्रिमंडल जो है या छाया कैबिनेट का निर्माण किया जाता है। बड़े बड़े विभागों की जांच के लिए विपक्ष अपना एक औपचारिक मंत्रिमंडल बनाता है, उसको छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। ये उसकी एक प्रतिसूचना में काम करेगा, उस विभागों की जांच के लिए काम करेगा। कई बार अगर उस दल की सरकार गिर गई, उसे मौका मिल जाता है तो ये छाया मंत्रिमंडल मूल कैबिनेट का रूप भी ले लेता है। ये छाया कैबिनेट जो है या छाया मंत्रिमंडल है, इस कैबिनेट के साथ इसको आप केवल मंत्रिमंडल भी जोड़ सकते हो। तो ये कई बार यानी मूल जो मंत्री परिषद जो है या मंत्रिमंडल जो है उसका भी स्वरूप आपके सामने ले सकता है। ये आपके राजस्थान के जो सीएम है उसके अधिकार जो है उनके बारे में। अगला एक शब्द शुरू होता है राजस्थान का जो जिसका नाम क्या है, विधान मंडल। ये जो वीडियो हम आपको है वो अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। अब इस वीडियो में हम आपको इतनी ही बातें बताएंगे। राज्य कार्यपालिका के 2 पार्ट पूरे हो गए और अब आपका तीसरा होगा विधानमंडल का गठन और यह आपका तीसरा वीडियो में होगा। जय हिंद, जय भारत।